Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about the WADA scheme, also known as Basic Education or Nai Talim. As you can see, there's a picture of Mahatma Gandhi. So, he was the one who took initiative and was responsible for formulation of this policy. And I love teaching this topic. इसलिए क्यों मुझे ये पसंद है इतना ज्यादा इसको पढ़ाना क्योंकि अब अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं बहुत तरह के कमीशन हमने पढ़े हमने सैडलर कमीशन हंटर कमीशन और इन सारे कमीशन वुड्स डिस्पैच मकॉलेज मिनट हमने इतना सब कुछ पढ़ा है और इन सब में जो लीड ले रहे हैं ऑल्दो इंडियन लीडर्स का हमेशा योगदान होता है बट लीड जो थी वो अभी तक जो चेयरमैन रहे हैं इन कमीशंस के वो कोई ना कोई ब्रिटिशर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हमेशा हमें इंडियन सॉइल से मिला है इंडियन एजुकेशन से इंडियन कल्चर से हमेशा एक डिस्कनेक्ट फील हुआ है हर प्रेजेंटेशन में मैंने ये बात कही है जब मैंने डिस्कस किया है उस कमीशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स को कि ऑल्दो दिस कमीशन हैज स्पोकन अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बट देयर आर स्टिल elements or there are still intentions of bringing in collaborating or integrating British culture in Indian culture or bringing in the influences of British education इन इंडियन कल्चर तो ये इंटेंट हमेशा रही है हर कमीशन में अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट और उनकी ये इंटेंशन इंडिया को थोड़ा स्लेव बनाने की मेंटल स्लेवरी की ये इंटेंशन रही है और जब हम इस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये पूरी तरह से इंडियन है इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है इंडियन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं मास एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कंप्लीटली इंडिया के लिए फोकस्ड है क्योंकि इसके पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो एक इंडियन लीडर थे ग्रेट लीडर थे एंड दैट वाज महात्मा गांधी तो इसीलिए इनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे डाली है और अब जितनी बार भी वारदा स्कीम पढ़ेंगे तो गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद रखेंगे तो ये उस पीरियड का कमीशन है जब इंडिया में स्ट्रगल जोर शोर से हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उस टाइम की दी हुई ये पॉलिसी है और ऐसा कहते हैं कि इस पॉलिसी को लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि जो फ्रीडम स्ट्रगल हो उसमें मेंटली इफेक्ट पड़े ताकि लोग जो हैं वो उनका फोकस इंडियन एजुकेशन पर आए और अपनी ग्रास रूट्स से हम अपने आप को दोबारा कनेक्ट कर पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो उस समय कोशिश कर रहे थे वो इंडियंस को ब्रिटिशर इन नेचर बनाने की कोशिश कर रहे थे उस इफेक्ट को हटाने के लिए इंडियंस को वापस अपनी रूट से कनेक्ट करने के लिए उनको एम्पावर करने के लिए उनकी लाइवलीहुड को उनको वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था तो ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में तो शुरू करते हैं ये कैसे शुरू हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर ये पॉलिसी दी गई थी बहुत सारी चीजें हो रही थी पॉलिटिकल फ्रंट पे सो दिस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज गिवन इन द टाइम व्हेन देयर वाज अ लॉट हैपनिंग एट द पॉलिटिकल फ्रंट दिस फ्रीडम स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन very strongly against the British government during this period. And Mahatma Gandhi had been very strongly expressing his views, especially in Harijan, about the need to have an education system in India that brings the Indians back to their roots. Because what the Britishers were trying to do, they were trying to westernize the Indians. हमने Macaulay's Minute में भी पढ़ा था we had studied this when we were discussing the Macaulay's Minute that Macaulay had said that India is so rich in its culture that in order to conquer India we need to break that backbone of Indian culture so that could be done by westernizing by bringing in English as a language by bringing in Western literature that was what the British government was trying to do. Here, Gandhi ji and the Indian leaders, they began to feel that this effect needs to be nullified. ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन इसको नलिफाई करने के लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम लानी चाहिए जिसमें ब्रिटिशर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो इंडियन सेल्फ सफिशिएंट बने वोकेशनल एजुकेशन आए वो खुद आत्मनिर्भर बने और उनकी एजुकेशन उनको इंडियन रूट्स पर वापस ले जाए उनकी कल्चर को प्रिजर्व करे ना कि उनकी कल्चर को वीक करे
तो इस इंटेंशन से इस पॉलिसी को लाया गया था. सो दिस वाज द इंटेंशन behind formulating this educational policy. In present times, it may not be 100% valid, but I personally feel that whatever was given in this policy, there's still a lot to imbibe from this and include in our present Indian education system. Because when we discuss further, you'll find that there are so many points that are truly Indian in nature. They don't have much to do with the British glorification of the British education. So this policy was formulated when a lot was going on politically, when India was fighting strongly against the British government. So 22nd or 23rd October को महात्मा गांधी की प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैन जाकिर हुसैन थे, प्रेसिडेंट ये थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसको कहते हैं ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस. और इसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिसके चेयरमैन होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये कमेटी को कहा जाता है इंडियन एजुकेशन के लिए रिपोर्ट सबमिट करने. तो 2 रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं, और जो 1937 में एक करते हैं और 1938 में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं. द रिपोर्ट दैट दे सबमिट इन 1938 वाज बेसिकली नोन एज द वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन. इट वाज आल्सो नोन एज बुनियादी तालीम, मतलब फाउंडेशन से रिलेटेड है, बेसिक मतलब फाउंडेशन, या नई तालीम, न्यू एजुकेशन. और इसमें बहुत सारे इंडियन मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे. देयर वर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स. आई हैव नेम्ड अ फ्यू हियर: विनोबा भावे, काका कालेकर, कुमारप्पा, केटी शाह, केजी साइदियन. सो ऑल दीज हैव a lot of, they've already earned name in their freedom struggle, their contribution towards freedom struggle. So this report was approved by Gandhiji and it was put forward Indian National Congress in 1938. And the Indian National Congress accepted. जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, the photo that I have kept here, this is taken from the internet, and this photo is the picture of the round table conference that had taken place. You can see Gandhiji also present in that. So the main 3, now this slide is important. There were 3 aims, we can say, why this conference was held. 3 reasons main की वजह से इसको बनाया गया था, इस कॉन्फ्रेंस को, मतलब 3 चीजों को ध्यान में रख के, या 3 एम्स थे जिसकी वजह से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करा गया था. वो 3 थे. एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 7 साल तक. आज की डेट में भी हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें कि कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हमारी कंट्री में है ये इम्प्लीमेंटेड, और बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको कि शुरू के जो 7 साल हैं सॉरी शुरू के जो 6 से 14 साल के बीच में जो एजुकेशन है, 7 साल तक जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो हमारी कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं. तो वो जो थॉट था यहाँ पर भी बोला गया, गांधी जी ने इसको एम्फेसिस दिया. क्यों दिया एम्फेसिस? बिकॉज जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो रिटेंशन बढ़ता है, मास एजुकेशन फैलती है, और बेसिक पढ़ना लिखना लोगों को आता है. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रख के इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था वो था मदर टंग, कि जो पढ़ाई हो रही है वो मदर टंग में, जो बच्चे की ओरिजिनल लैंग्वेज है जो घर में बोली जाती है उसमें पढ़ाई हो. तो ये एक दूसरा रिकमेंडेशन था. और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था जिसके लिए इस पॉलिसी को जाना जाता है वो है क्राफ्ट. एजुकेशन को हैंडीक्राफ्ट के थ्रू पढ़ाया जाए. अब ऐसा क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में क्राफ्ट्स को इंटीग्रेट करो, उसको लेके चलो. समन्वय, मतलब क्राफ्ट और एजुकेशन साथ साथ, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन. तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि देखो उस टाइम पर जब during that time when British government was ruling our country, they were trying to create a class of Indians who were British in nature, who had fondness for the British goods, and who had fondness, who were being attracted to British education and becoming Western in nature. तो जो इंडिया की ओरिजिनल इंडस्ट्री थी उसके सामान को ना खरीद के वो चाहते थे कि लोग ब्रिटिश गुड्स खरीदें. तो उससे इंडियन इकोनॉमी की ओरिजिनलिटी को नुकसान भी हो रहा था और इंडियन कल्चर को नुकसान हो रहा था. तो इसको रिस्टोर करने के लिए गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस जो क्राफ्ट्स बनाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उसी में उनको शिक्षा दी जाए,
उसी को बनाना उनको सिखाया जाए ताकि वो उसको ही यूज करें, उसको ही बेचें, उससे ही पैसे कमाएं और उससे इंडिपेंडेंट बने। वो ब्रिटिशर्स की जॉब्स से अट्रैक्ट होकर उनकी सैलरी के लिए अपनी खुद की चीजों को छोड़कर ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इस तरह से तो आजादी कभी मिल ही नहीं पाएगी। अगर धीरे धीरे सारे इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स पर ही डिपेंडेंट होते चले जाएंगे तो आजादी कभी मिल नहीं पाएगी, मेंटल स्लेव्स भी वो बनते जाएंगे। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, क्राफ्ट वर्क को encourage करने के लिए ये इस पॉलिसी में, इसके रिकमेंडेशन में इसको इंक्लूड किया गया। So just in order to make the Indians self-sufficient, because Indians were good at handicrafts, that was the original India, making handicrafts and all that was the livelihood of many Indians. But Britishers were trying to attract Indians to their British goods and were also encouraging westernization, the sale of British goods in India, and that was harming not only the Indian culture but also the Indian economy. The greater mass of India was actually being devoid of livelihood. So why not develop an education system where education is about making these crafts so that a number of Indian people will not only get connected back to their grassroots, to their original culture, but also will be able to restore or protect the original livelihood. They will not be attracted to buying British goods, but produce their own goods and crafts and earn a livelihood. So that was the purpose why this integrating craft in education, while combining craft with education, was a very important recommendation of this policy. अब यहाँ पे मैंने ना एक कोट लिखा है। जब भी हम वार्धा स्कीम पढ़ते हैं इस कोट को हम जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गांधी जी क्या चाहते थे वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। So let me just read this out and then I'll explain it to you. By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and body, mind and spirit. तो ये तो हम आज की डेट में भी ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, हमारी सोल के लिए भी है, हमारी बॉडी के लिए भी है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर जो डेवलपमेंट की बात करते हैं आजकल, वो कह रहे थे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट एक बच्चे में होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। Now he has differentiated between literacy and education. तो लिटरेसी क्या है? जिसको पढ़ना लिखना आता है, जिसको बोलना आता है अच्छे से, जिसको लिखना आता है, जो बुक्स पढ़ सकता है, वो लिटरेट है। लेकिन जो इंसान एजुकेटेड है वो लिटरेट से कुछ ज्यादा है। Education is greater than literacy. Somebody who can just read and write is literate but may not be educated. But someone who is rich in values, who is sensitive, who has empathy, who has a good sense of things, sensitivity towards people, that person is educated. So that is what was Mahatma Gandhi aiming at. He did not want Indians to be simply literate. He wanted Indians to be educated. So an educated person can not only just read and write, but can think also, can contribute to the society, can be sensitive and can be a good citizen also. So all these things he wanted from education. So he has not given importance to literacy. He never wanted to create a class of Indians who were well read, who were good in writing, but were not good at character. So that is why his education, the meaning of education that he has given, had a broader outlook than just simply being literate. So he's saying that literacy is not the end of education. Literacy खाली लिखना बोलना आना ही एजुकेशन का पर्पस या एंड नहीं है, और शुरुआत भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इट इज जस्ट अ मीन्स, ये सिर्फ एक तरीका है एजुकेशन के लिए, बट हमारा मेन एम क्या है? एजुकेशन। तो लिटरेसी खाली हमें नहीं चाहिए, इन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी मीनिंग, बट इट शुड बी यूज्ड टू गेट एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज अ ब्रॉड थिंग। अब एजुकेशन में क्या क्या आता है ये इन्होंने आगे बताया था स्कीम में। ये हैं एम्स एंड आइडियल्स। ये जो पॉलिसी दी गई थी, इस पॉलिसी में ये सारे एम्स रखे गए थे। सो व्हाट आर द एम्स? नंबर 1, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब फिजिकल, मेंटल,
psychological, all kinds of development, spiritual, should take place through education. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइवलीहुड. अब लाइवलीहुड का मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी, लाखों में पैसे. नो, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लालच दे ही रही थी इंडियंस को. लाइवलीहुड मतलब खुद के क्राफ्ट्स बनाओ, जितना भी पढ़ा है उसको यूज करके उन चीजों को बेचकर अपने आप को सस्टेन करो. क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन विलेजेस में थी, गरीब थी, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे बहुत हाई फाई एजुकेशन. सो making them self-sufficient was possible by training them in the crafts that they make. वो जो खुद के crafts बना रहे थे उसी में उनको ट्रेन करके उनको लाइवलीहुड अर्न करने दो. कैरेक्टर फॉर्मेशन पे बहुत इंपॉर्टेंस दी है महात्मा गांधी. एजुकेशन इसी को बोलते हैं. वो एजुकेशन सिर्फ पढ़ने लिखने को कभी नहीं मानते थे. सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब किसी पे निर्भर नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं. खुद के गुड्स बनाओ और खुद के गुड्स को बेचकर, स्वदेशी को बेचकर अपने उस पैसे से गुजारा करो. इनकलकेशन ऑफ नॉन वायलेंस. अब गांधी जी की बात आ रही है तो उनको तो हम जानते ही हैं कि वो सिर्फ उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस की, अहिंसा की कितनी बात की थी. तो वो एजुकेशन में भी दिखना चाहिए. एजुकेशन के थ्रू नॉन वायलेंस इनकरेज होनी चाहिए. ऑफ कोर्स प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर. गांधी जी वाज टोटली अगेंस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ही वाज टोटली अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन. ही फेल्ट इंडिया की जो कल्चर है वो बहुत रिच है, और चाहे वो पर्शियन लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, या वो देवनागरी हो, या हिंदी हो, वो सब इंडियन जो है नेचर में उसको रहना चाहिए. उसको रिप्लेस नहीं होना चाहिए बाय इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन. जो लास्ट का पॉइंट मैंने लिखा है, सोशल ऑर्डर, न्यू सोसाइटी, नई तालीम. मतलब ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी दैट वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे सब बराबर हैं. उनको ऐसी सोसाइटी चाहिए थी. ना गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस कास्ट बेस्ड एजुकेशन और क्लास बेस्ड एजुकेशन और द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी एंड गिविंग एजुकेशन और फैसिलिटीज टू फ्यू. उनको ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं पसंद थे. उनको इक्वालिटी थी कि बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़ें और सारे कास्ट और क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ें, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले. इस तरह की सोसाइटी वो चाहते थे, जिसको उन्होंने बाद में सर्वोदया सोसाइटी कहा था. तो वैसी एजुकेशन उनको चाहिए थी. तालीम का मतलब एजुकेशन, नई तालीम. तो इस तरह का न्यू ऑर्डर, नई सोसाइटी बनानी थी उनको. तो ये भी एक एम था उनका. तो प्रिंसिपल्स क्या थे? अब हम जब प्रिंसिपल्स कह रहे हैं तो ये एम्स से मिलते जुलते हैं. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 7 years, लर्निंग बाय डूइंग. अब जब कोई बच्चा क्राफ्ट बनाना सीख रहा है तो वो क्राफ्ट बनाएगा, उसको बनाने ही पड़ेंगे, तो वो एक्टिविटी करेगा तभी सीखेगा. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो इस एजुकेशन की जान थी, प्रिंसिपल था ही. आज की डेट में भी हम देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे चीजों को बनाकर, जब हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, तो वो प्रोजेक्ट बनाकर सीखते हैं. तो दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात यहाँ पर की गई है. देन नॉन वायलेंस हर चीज में दिखता ही है. क्राफ्ट को हर सब्जेक्ट में इंक्लूड करना. आज एनईपी बात करती है आर्ट इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पे भी आप देखो आर्ट या क्राफ्ट इंटीग्रेशन की बात की जा रही है. उस टाइम पर 1938 में ये बात की गई है, और अब 2020 आ गया है. 2020 में हम दोबारा ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेट आर्ट, इंटीग्रेट क्राफ्ट. तो we can see a lot of things are coming back from the past in the present and being included in the present system of education. सेल्फ डिपेंडेंस मतलब सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी हो, डिग्निटी ऑफ लेबर. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सारे काम अच्छे हैं. अगर क्राफ्ट बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छा डिग्निफाइड वर्क है. बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, बच्चे के इंटरेस्ट से होगा. बच्चे को हमें लिटरेट या बहुत विद्वान नहीं बनाना है, बल्कि सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट और इंडियन कल्चर में प्राउड करने वाला बनाना है. प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की चीज होती है. जब हम देखते हैं हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, किस तरह से हम उसे कंबाइन करेंगे, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग चेक करेंगे, किस तरह से उसको टेस्ट करेंगे, किस तरह से उसको हम यूज करेंगे, तो ये सारी चीजों को दिमाग सोचता है. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस. तो जब हम कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो उसके पीछे प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस वर्क करता है एज अ इम्पॉर्टेंट टीचिंग प्रिंसिपल. Simplicity. Gandhiji always emphasized that for education, big rooms, hi-fi infrastructure is not needed. A simple environment is enough for the child to learn effectively.
रीडिंग बिफोर राइटिंग, उनके हिसाब से रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी देन राइटिंग, बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। और प्ले बेस्ड एजुकेशन भी वो कहते थे कि खेल कूद के थ्रू हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इनमें से बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो आज की डेट में भी एजुकेशन में हम इंटीग्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गांधी जी wanted to establish a सर्वोदया society through this system of education। वो एक राम राज्य बनाना चाहते थे इस एजुकेशन से। और उस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से खत्म करना चाह रही थी, इंडियन कल्चर को हटाना चाह रही थी, उस टाइम पे वो एक ऐसी सोसाइटी की बात करना चाह रहे थे जहाँ पे सब बराबर हैं, जहाँ पे सबको एजुकेशन मिलेगी, ना तो कोई कास्ट या सेक्स या क्रीड या नेशनैलिटी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा राम राज्य बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। वो चाहते थे कि हम मैक्सिमम नंबर नहीं बल्कि मैक्सिमम गुडनेस पे फोकस करें। तो मतलब इसका ये है कि बच्चा अगर 100% ला रहा है, 99% ला रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सीख कितना रहा है। सोशल वेलफेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट काम, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन की बात इन्होंने भी की है कि लोकल बॉडीज को पावर मिले, ना कि सारी पावर सेंटर में ही रहे, तो एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बन सकती है। तो ये उनका सर्वोदया सोसाइटी का आइडिया था जो वो फुलफिल करना चाहते थे थ्रू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब बेसिक एजुकेशन को हम बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको, ये जो वारदा स्कीम आई थी, नई तालीम, इसको हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। तो बेसिक वर्ड क्यों यूज किया, इसमें क्या ऐसा बेसिक है? बेसिक वर्ड, अब मुझे ये एक बहुत अच्छी लाइन मिली थी तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। दिस इज गिवन बाय डॉक्टर वी.के. महेश्वरी, a very learned person. He says that the word basic is derived from the word base, which means bottom or foundation. तो हमें अपनी फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। इंडिया की जो कल्चर है, जो एजुकेशन है, उसका जो बेस है, जो लाखों लोग विलेजेस में हैं, जो लाखों लोग बेस जो गरीब हैं, जो जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, उन वो जो बॉटम में है, वो जो बेस है, उसको तो पहले हम स्ट्रॉन्ग करें। तो उसको इस एजुकेशन के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो जो एजुकेशन सिस्टम होगी वो हमारी ओरिजिनल इंडियन कल्चर पे बेस्ड होगी। सो दैट इज गेटिंग बैक। सो हियर द बेसिक वर्ड मीन्स फाउंडेशन, बेस, टू द लीस्ट, टू द मिनिमम, गेटिंग बैक टू द रूट्स। लाइवलीहुड, टॉकिंग अबाउट कल्चर एंड ओरिजिनलिटी, जैसे भी हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, बट ओरिजिनल है, इंडियन है। तो उस टाइप की एजुकेशन की बात करने की वजह से इसका नाम बेसिक एजुकेशन दिया है। इसको हम नई तालीम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस किया। गांधी जी नई तालीम मीन्स न्यू एजुकेशन, न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन। गांधी जी aimed for creation of a society, a Sarvodaya society that was new, that was based on principles of equality, where education was not confined to small group of people or privileged people, where education was not talking about modernization, westernization, but was talking about principles of equality, was based on ethics, was based on providing livelihood to every single person, was connected with original Indian culture. So गांधी जी ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे वो जो कि इक्वल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जो हमारी खुद की संस्कृति से हमें जोड़े, जो हमें आत्मनिर्भर बनाए और यूनिवर्सल एथिक्स पर बेस्ड हो। यूनिवर्सल एथिक्स कौन से? डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कास्ट, क्रीड, किसी चीज पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो ये सोसाइटी कैसे बन सकती थी? इस एजुकेशन सिस्टम से। तो ये नई एजुकेशन सिस्टम से एक नई सोसाइटी बनेगी, इसीलिए इसको नई तालीम। ये कि मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नई तालीम को क्यों नई तालीम बोला गया, बेसिक एजुकेशन में बेसिक वर्ड किस लिए यूज होता है, या फिर सर्वोदया सोसाइटी क्या था, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, वारधा स्कीम से कैसे अचीव हो सकती थी, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सर्वोदया सोसाइटी। सो दीज फॉर दीज डिस्कशंस यू शुड नो दैट बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस व्हेन वी डिस्कस द वारधा स्कीम। तो क्या इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था? इनके बेसिकली इन्होंने कहा था 6 to 14 इयर्स के जो एज ग्रुप है, फर्स्ट 7 इयर्स जो इन 7 सालों तक जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं, वो फ्री होगी और सबको मिलनी है।
और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गर्ल्स एंड बॉयज विल बी स्टडिंग टुगेदर। क्योंकि अब तक हम देखते आए हैं कि सेपरेट हंटर कमीशन और ये सारे जितने पुराने कमीशन आए थे वो सब गर्ल्स और बॉयज की सेपरेट एजुकेशन की और सेपरेट सिलेबस की बात कर रहे थे। गांधी जी सेड नो, and the other leaders also who were part of this policy, they also emphasized that girls and boys need to study together. However, if the parents want, they can allow their girls to leave education. अगर लड़कियों के माँ बाप नहीं चाहते तो 12 साल के बाद वो एजुकेशन से हट सकते थे। तो 2 स्टेजेस थी, जूनियर और सीनियर। पहले 5 साल जो थे वो जूनियर स्टेज थे और नेक्स्ट 3 years was सीनियर स्टेज। तो ये लेवल्स। Now, if we talk about the curriculum, करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे इस स्कीम में? देयर वाज क्राफ्ट एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस फॉर गर्ल्स, ऐसा बोला गया है, बट बॉयज आर आल्सो स्टडिंग, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, ड्राइंग, हिंदुस्तानी, म्यूजिक भी था इनके पास। तो मैथ्स में वो कोशिश करते थे कि बच्चों को एटलीस्ट कुछ न्यूमेरिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आ जाए, और जो क्राफ्ट बनाने में ही मैथमेटिक्स चाहिए, थोड़ा बेसिक वो आए उनको। फिर साइंस में नेचुरल फिनोमेना को वो स्टडी कर पाए, साइंटिस्ट्स के बारे में स्टडी करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझें। क्राफ्ट में स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, लेदर का काम, फिशिंग, पॉटरी, होम साइंस गर्ल्स के लिए ये सब क्राफ्ट एजुकेशन में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और सोशल स्टडीज में एम रहे कि सोशल वैल्यूज, पेट्रियटिज्म, अपने देश से प्यार, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज, और वर्ल्ड के जितने रिलीजन्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाया जाता था। बहुत ही लाइट, बहुत ज्यादा हेवी इनका करिकुलम नहीं था। ड्राइंग में कोशिश की जाती थी कि जो ह्यूमन आई है उसको सिखाया जाए कि डिफरेंट कलर्स को रिकग्नाइज करना, फॉर्म्स को रिकग्नाइज करना, मेमोरी इंप्रूव हो, और पर्पस ही होता था कि आर्ट को अप्रिशिएट करना, पसंद करना, कि एक क्वालिटी डेवलप हो। एंड ड्राइंग में किसी चीज को देखकर, ऑफ रेड और ऑब्जर्व थिंग्स, मतलब किसी चीज को देखकर ड्राइंग बनाना आए बच्चे को। ह्यूमन बीइंग की ड्राइंग या हैंडीक्राफ्ट में तो ड्राइंग यूज होती ही है, ये भी सिखाया जाता था। म्यूजिक, ताकि जिस तरह से आर्ट को अप्रिशिएट करना सिखा रहे हैं, वहां पे म्यूजिक को भी अप्रिशिएट करने की, धुनों को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी आए। और वो उसको सिखाने का तरीका उनका बहुत सिंपल था कि हाथ को ऐसे बीट करके या चलते वक्त रिदम को फॉलो करना, उस तरह से म्यूजिक का सेंस लोगों में, बच्चों में आए। इंस्पायरिंग सॉन्ग्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, कुछ गानों को सुनाकर इंस्पायर करें, इस तरह से म्यूजिक के थ्रू। तो आज की डेट में एनईपी टॉक्स अबाउट म्यूजिक इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, तो वहां पे भी म्यूजिक को सिर्फ म्यूजिक सिखाना नहीं होता था, बल्कि म्यूजिक के लिए अप्रिसिएशन पैदा करना बच्चों में, और म्यूजिक के थ्रू पढ़ाना, सॉन्ग्स पढ़ा के इंस्पायर करना, ये भी पर्पस था। सो ये जो चीज है, ये आज की डेट में भी हम प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। आपको सिमिलर एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर हिंदुस्तानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज सिखाई जाती थी ना। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट उन्होंने ये भी कहा था हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है, जिसमें उर्दू भी है और हिंदी भी है, देवनागरी लिपि भी है और पर्शियन भी है, ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन वाली लैंग्वेज है, ये पढ़ाई जाए, ताकि ये यूज हो, इंग्लिश ना यूज हो। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में गांधी जी ने कुछ बातें बोली हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। I must cling to my mother tongue as to my mother's breast, in spite of its shortcoming. It alone can give me the life-giving milk. अब ये कह रहे हैं कि माँ के दूध में चाहे कितनी भी कमी हो, वो बच्चे के लिए प्रेशियस होता है, वो बच्चे का अपना होता है, और वही उसके लिए उसकी जिंदगी की फाउंडेशन बनाता है, चाहे कैसी भी हो माँ। तो हमारी जो मदर टंग है वो कितनी भी खराब हो, इंग्लिश जैसी मॉडर्न ना हो, कुछ भी हो, जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे, वो हमारी खुद की है, हमारे लिए प्रेशियस है, और वही हमारे लिए जरूरी है। तो मदर टंग में ही बच्चे को सिखाओ, इंग्लिश में मत सिखाओ। वो ये कह रहे हैं, टू इन्फ्लिक्ट इंग्लिश इज टू स्टंट देयर नेचुरल ग्रोथ एंड किल ओरिजिनलिटी इन देम। सो गांधी जी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए, हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, और अगर उसको हटा के हम इंग्लिश ला रहे हैं तो मतलब हमारी ओरिजिनलिटी को किल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और हमारी ग्रोथ भी नहीं हो सकती ओरिजिनल, जो हमारी मदर टंग से हो सकती है। तो एजुकेशन में इंग्लिश लाने का मतलब है गुलाम बनाना।
और हिंदुस्तानी को लाओ क्योंकि हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज को यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। और प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चों के लिए तो डेफिनेटली जो उनके घर पे बोली जाती है, जो मदर टंग है, उसमें पढ़ाना उन्होंने रेकमेंड किया। तो ये कुछ टाइम टेबल बताते हैं कि ऐसा टाइम टेबल फॉलो किया जाता था इस स्कीम के अंडर। क्राफ्ट को सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है 3 आवर्स का, म्यूजिक, ड्राइंग, अरिथमेटिक को 40 मिनट्स, जनरल साइंस 30 मिनट्स, मदर टंग, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक अगेन हियर, देयर इज अ टाइपो, मदर टंग 40 मिनट्स, फिजिकल ट्रेनिंग 10 मिनट्स, रिसेस 10 मिनट का, टोटल 5 घंटे 30 मिनट्स की इनकी पढ़ाई हुआ करती थी। इस स्कीम में टीचर ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंस दी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगी 1 साल की और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग 3 इयर्स की। तो टीचर ट्रेनिंग से आप समझते ही हैं, जो भी हम बीएड एमएड ये सब जो कोर्सेज कर रहे हैं, वो ऑल दोस कोर्सेज दैट वी टॉक अबाउट इन बीएड एंड एमएड, दे कम अंडर टीचर ट्रेनिंग. सो दिस पॉलिसी हैज टॉक्ड अबाउट टीचर ट्रेनिंग. इट हैज गिवन द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द नीड ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स टू implement the elements of this policy. They also say that adult education is very important because a lot of people in the masses are uneducated, and therefore they can be easily fooled by the British government. So, and they can be made slaves. Slavery is not just political but also mental in nature. When you get influenced to a British system of education or their lifestyle or their goods, you become a slave. So to prevent that, it is important that we educate the masses, the adults also who could not get education, and that is how you'll make them more conscious and prevent slavery, because mental slavery is very dangerous. तो adult education, जो भी आदमी और औरत छूट गए हैं एजुकेशन सिस्टम से, उनको भी कुछ बेसिक पढ़ाया जाए ताकि वो गुलाम ना बने और अपनी कल्चर के लिए उनको भी समझ पैदा हो। इस एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत सारे मेरिट्स मुझे दिखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है, काफी कुछ वो इंटीग्रेट करती है। अब कॉन्शियसली करते हैं हम इंटीग्रेट या अनकॉन्शियसली करते हैं, बट हाँ, एलिमेंट्स अभी भी हमें मिलते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज में, जो कि वारदा स्कीम में भी आपको मिल जाएंगे। चाहे वारदा स्कीम को 100% हम इम्प्लीमेंट करें ना करें, बट इनडायरेक्टली बहुत सी चीजें हैं जो आज भी फॉलो हो रही हैं या कोशिश की जाती है कि फॉलो हो। Now this education policy was completely Indian in nature because the leader of this policy is an Indian, and the various other leaders were also Indian. This education पॉलिसी टॉक्स अबाउट लाइवलीहुड, वो रोजगार की बात करते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात करते हैं, वो बात करते हैं अपनी कल्चर को बचाने की। वो ये कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में गुलाम बन के अच्छी सैलरी लेने से अच्छा है कि आप अपने गांव में, अपने घरों में अपना सामान खुद बनाएं और उससे पैसे कमाएं और उससे ही खुश रहें। कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलाम तो नहीं बनेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की है इन्होंने, सिंप्लिसिटी की बात की है कि एजुकेशन में जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये जो महंगी महंगी चीजें हैं, इनसे जरूरी नहीं है कि एजुकेशन आपको अच्छी मिल रही है। ही फेवर्ड एजुकेशन थ्रू मदर टंग, बच्चे की अपने कंफर्ट की बात की है। बच्चे को जीनियस नहीं बनाना है, बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना है, उसकी पेस मतलब उसकी स्पीड के हिसाब से, जितना वो एक बार में समझ सकता है उस हिसाब से पढ़ाना है। ये बात करते हैं। और क्या मेरिट है, टीचर ट्रेनिंग की भी बात की है इन्होंने सर्वोदय सोसाइटी बनाने की बात की है, जिसको हम न्यू सोशल ऑर्डर। तो गांधी जी सिटीजनशिप और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इनकी बातें भी उन्होंने की हैं कि एजुकेशन के थ्रू ये चीजें हम हिस्ट्री, सिविक्स, इन सब में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो कॉन्शियस बनेंगे कि क्या डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सोसाइटी में सबको मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें सिखाने की कोशिश की है इस पॉलिसी के थ्रू। एंड सिटीजनशिप उस समय तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिश स्ट्रगल के लिए ये फीलिंग चाहिए थी, पेट्रियटिज्म की फीलिंग तो बहुत रिक्वायर्ड थी उस टाइम पे, तो वो इन चीजों के थ्रू आ सकती थी। तो उस पीरियड में तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल थी, दिस काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी कहे जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और कोऑपरेशन नहीं मिल पाया। बहुत
टीचर्स नहीं थे जो इसको कर पाए अच्छे से इम्प्लीमेंट। और बहुत ज्यादा क्राफ्ट पे एम्फोसिस था। आप देखिए 3 घंटे बच्चे को क्राफ्ट सिखा रहे थे, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत अनसाइकोलॉजिकल है, बहुत फोर्सफुल है, बहुत बच्चों को नहीं पसंद होते हैं क्राफ्ट। और फिर थोड़ा ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की कम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कम बात करते हैं। तो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हम मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी ग्रास रूट्स में कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, तो एट द सेम टाइम वेस्टर्नाइजेशन तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्कीम की कुछ चीजें इंडस्ट्रियल रिटार्डेशन ला रही थी, मतलब हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज होने से प्रिवेंट कर रही थी, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें बहुत ज्यादा नहीं की हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो आज की डेट में बहुत सी चीजें हैं इस स्कीम में जो एप्लीकेबल 110% नहीं है। वी कैन ड्रॉ एलिमेंट्स, हम इसमें से बहुत सी अच्छी चीजें निकाल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी, अपने एजुकेशन सिस्टम में। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनिस्ट, क्या फीचर्स आप इम्बाइब करना चाहेंगे फ्रॉम द वार्धा स्कीम? ये आपको सोचना है, आपको लिख के रखना है। और जब आप और पॉलिसीज पढ़ेंगे, जब आप लेटेस्ट पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि सोचेंगे कि क्या क्या इसमें से हम इम्बाइब कर सकते हैं और अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर ट्रेनिंग्स को फायदा हो। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, सोचना है। और यही था डिस्कशन आज का हमारे वार्धा स्कीम के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माय चैनल and post in your comments, your questions in the comment section. I'll try to answer them, and wait for another video lecture, and see you soon. Bye.